अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। मिलिए एक फनकार, एक आर्टिस्ट से जिसे इंसानियत को बचाने की फिक्र है, जो सच्चे फनकारों पे अपनी सलाहियतें लगाना चाहता है। हम इस जिंदा दिल फनकार की कद्र करते हैं। वो फनकार है शब्बीर हसन अली सागर, जिनसे रिजवान फारूकी ने गुफ्तगू की है। नाज़रीन, हाजिर खिदमत है रिजवान फारूकी और मौजूद है एक बहुत ही बरंजा बरन शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर मुख्तलिफ हवालों से और मुख्तलिफ समतों से जो हवाएं आई हैं उसको उसने अपने अंदर समो लिया है। वो नाम नामी कोई और नहीं, वो नाम है जनाब शब्बीर हसन अली सागर का। दोनों हवालों से ये बहुत ही काबिल एहतराम है, अपने नाम के एतबार से भी और काम के एतबार से भी। ये बॉम्बे में रहें, अलीगढ़ में रहें या लखनऊ में रहें, इनकी शख्सियत काबिल तारीफ़ है। इसलिए है कि ये जानते हैं कि चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। ये हमेशा चलते रहते हैं और जो हीरे पन्ने पुखराज इनके हाथ आते हैं ज़माने के तजुर्बात और मुशाहिदात से, उसको ये कलम के ज़रिए या स्क्रीन के ज़रिए या स्टेज के हवाले से दूर तक पहुँचा देते हैं। अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। जैसा नाम वैसा ही काम। इन्होंने लखनऊ में भी काम करना चाहा तो जो दो शख्सियात इनके पेश नज़र रहीं वो कोई मामूली शख्सियात नहीं थी। एक तो लखनऊ का चेहरा, लखनऊ की नुमाइंदगी का दावा नहीं बल्कि लखनऊ की नुमाइंदा शायद जनाब असरारुल हक मजाज, और दूसरे बिल्कुल उसी कैटेगरी के शायर थे, उन्हीं राहों पे चलने वाले थे जिनका लोगों ने मजाक भी ज़िंदगी में आया जब उन्होंने ये शेर कहा कि शहर में घूमता फिरता हूँ सिटी बस की तरह, या ये शेर कह के चौंकाया, हकीकत हाल का इजहार किया कि सबका हमदर्द हूँ पर वक्त की खूबी देखो, सबका हमदर्द हूँ पर वक्त की खूबी देखो, काटते हैं मेरे अहबाब सड़ी नस की तरह। तो ये अहबाब का रवैया था, लेकिन फनकार जो होता है वो बेनियाज होता है। वो इन बातों की कभी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, बल्कि उन्हें क्या करना है इस बात पर उनकी नज़र रहती है। तो ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर तशना आलमी की। तशना आलमी साहब ने भी इनको मुतासिर किया। इन्होंने मजाज पर भी काम किया, वो भी इनका मौजूद है, और तशना आलमी साहब को भी इन्होंने काबिल ज़िक्र समझा। उन पे ड्रामे की ठानी, ड्रामा तो बन गया, वो मंजर आम पे नहीं आ सका कुछ नागुज़ीर वजूह के सबब, लेकिन ये उम्मीद बाकी है कि जब भी इनको मौका मिलेगा, इनके हाथ में वसअत आएगी, जेब में इनके थोड़ी गर्मी आएगी, तो वो ड्रामा भी मंजर आम पे आ जाएगा। लेकिन इन्होंने तमाम तर मसाइब के बावजूद जो काम कर दिया है वो भी काबिल ज़िक्र है कि उन्होंने उस ड्रामे को, यानी होता ही है कि आमतौर पे कोई ड्रामा लिखता है, कोई ड्रामा करता है, लेकिन यह सलाहियत कम लोगों में यकजा होती है कि आदमी ड्रामे को स्टेज प्ले भी कर सकता हो और यह सलाहियत भी हो कि लिख सकता हो। तो इन्होंने ये भी करके दिखा दिया कि जब तक वो स्टेज पे आए, स्टेज से पहले वो कागज़ पे आया, और उसका नाम आपने क्या रखा है जनाब शब्बीर साहब? डॉक्टर तशना आलमी एक अजूबा। ये इनकी किताब है डॉक्टर तशना आलमी एक अजूबा, और इसको भी आए हुए मेरा ख्याल कितना वक्त हो गया? 19 में आ गई, 19 के दिसंबर में, दिसंबर 19 में ये किताब आ गई थी। इसमें डॉक्टर तशना आलमी साहब की पूरी सवाने हैं, पूरी शख्सियत है, और वो तमाम शायरी है कि जो अछूती शायरी है, यानी मजाक ने जो प्यारे बनाए थे उन प्यालों से अलग हटकर जो इस शख्स ने अपनी शायरी की नए दायरे बनाए, वो एक कारनामा है डॉक्टर तशना आलमी का, और वो इनको मुतासिर कर गए। हर फनकार अच्छे लोगों को मुतासिर करता है। तो आप ये बताएं कि ये किताब आपने कितने दिनों में लिखी और इसमें क्या कुछ है? उससे पहले तो आपके चैनल का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। मैं तो कुछ भी नहीं, और बहुत बड़ा तारुफ आपने करा दिया, तो इतना बड़ी बात कैसे मैं... नहीं, आप जितने बड़े हैं उसके लिए मेरे पास अल्फाज है ही नहीं। इस किताब का मसला ये है कि डॉक्टर तशना साहब का ये 2021 शुरू हुआ है, 36 साल हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है कि आपके ताल्लुक को जी, कि 1985 में मैं अलीगढ़ से पास आउट हुआ, और मैं जब लखनऊ आया जी, तो एक जलाल साहब थे और बॉम्बे में फिल्म डायरेक्टर है फैज़ाबाद के। तो वो जो है उनसे हमारा ताल्लुक़ था, उनके साथ काम वाम किया हुआ था, तो उन्होंने तारुफ कराया एक रोज़, तब से और मरने तक उनसे ताल्लुक़ रहा। मैं समझता था कि मेरा ताल्लुक उनसे ज़्यादा है, लेकिन जो आपने उम्र बताई जब से उनसे ताल्लुक था, वो ताल्लुक आपका ज़्यादा है, मतलब नहीं, आप बरसों के हिसाब से भी। शायरी की दुनिया के आदमी थे वो, और अब आप
बाकी शायरी की दुनिया के हैं। तो हुआ ये कि शायद 6 साल उनके इंतकाल से शायद 6 महीने पहले जी तो डॉक्टर तशना साहब के पास जो हम जाते थे तो रिजवान साहब हम रात में जाया करते, उस वक्त वो बिल्कुल फुर्सत से होते थे और उनसे गुफ्तगू हो रही रात में 11 बज गया 12 बज गया, अक्सर इशा के बाद। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हम जो है गर्मी के दिन थे और करीब 3 साढ़े 3 बजे जी बाहर से कहीं से आए तो वहीं से हमने बशीरत के चले गए घर ना आकर। हमने देखे तबीयत ठीक नहीं है, क्या मामला है। हम गए तो बाहर उन्होंने चाय पिलाई और फिर हमने अच्छा बोले नहीं बैठिए आप, बैठिए और बैठिए। अपने कहा डॉक्टर साहब भूख लग रही है, हमने खाना खाया नहीं है जी, फिर आएंगे रात बाद। बस इतना कहना था क्या वो शर्त जैसे पागल हो गए, पूरे कमरे में कभी उधर जाएं कभी उधर जाएं। अब वो हालत तो हम बाद में समझे जब उनकी हालात समझे। वो पैसे ढूंढ रहे थे तो उनको कहीं से 10 का नोट मिला, कहीं जेब में डाला उन्होंने, बोले नहीं कुछ खा के जाएंगे। बहुत मिन्नत करते हैं, सब घर बहुत दूर नहीं है, हम चले जाएंगे गाड़ी से। बहरहाल उन्होंने पकड़ पकड़ के बैठाया और उन्होंने 10 रुपए में एक मेरे का कोई बिस्किट और दाल मोट कुछ मंगाई। घर में आवाज़ लगाई, वहाँ से उनको कुछ मिलना नहीं था। जब हम उसको शुरू किया हमने खाना तो उनकी आंखें जो थी वो कुछ बयां कर रही थी, तो देख के कुछ बेहतर नहीं लग रहा था। तो हमने खा तो लिया, फिर हमने कहा अरे ऐसा हम चलते फिर आएंगे। और हम सोचते रहे कि उस आदमी की ये कौन सी लैंग्वेज थी आपकी, जो हम आपको बाद में बताते हैं कि वो क्या थी। बहरहाल हम उसको सोचते रहे, फिर उनसे दोबारा जब गए तो पूछा कि भाई आपका रूटीन क्या है, मामूल क्या है, कब उठते हैं, कब नाश्ता करते हैं, कब खाना खाते हैं। तो हमने कहा सब जब फजर में उठा दीजिए तबीयत ठीक रहेगी। बोले जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ उठते हैं उठते हैं। तो हमने कहा नाश्ते में क्या है, बोले तो पापे यस लाइफ। तो हमने कहा बस, बोले जी। तो हमने दोपहर का खाना, बोले दोपहर में खाते नहीं, बीमार है, घर ही में रहते, जाना कहीं है नहीं। तो हमने वही शाम का खाना जी, बोले वो मगरिब के वक्त बस। अब उस वक्त ये हमारे दिल में जो था कि यार इस शख्स की ये हालत है, इतना जबरदस्त शायर और ये हालत। अब हमने सन बता दिया कि किस सन से हम उन्हें जानते जी जी, और उनकी शायरी से भी वाकिफ थे। बहरहाल हमको इतना नहीं मालूम था अंदर से कि उनके हालात इतने खराब हैं। तो हमने उनसे एक वादा किया, मतलब जिंदगी यूं थी कि जो हंस हंस कर सभी से मिल रहा था वो अंदर से बहुत टूटा हुआ था। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है कि इंशाअल्लाह, हमने कहा हमारी सोसाइटी है, हम कोई बड़ा फंक्शन आप पे करेंगे। और उनसे हमने कहा नहीं था, लेकिन हमारे दिल में ये था कि उसका जो पैसा होगा, जो भी बचेगा सरकारी उससे, तो हमने कहा 30-40 हज़ार तो बच ही जाता है एक प्रोग्राम में। हमने कहा वो इनको दे देंगे। ये हमने सोचा, हमने जाइए डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह हम करेंगे कुछ न कुछ। उसके कुछ ही वक्त के बाद, शायद साल भर के बाद उनका इंतकाल हुआ। अफसोस तो पूरे शहर को था कि बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, वो चले गए। करीब 2 साल हमने उनके इंतकाल के बाद रिसर्च किया, जिससे वो मिले शख्सियत और फन पे तो करते रहे लोग। तो मतलब लोगों ने तमाम इल्ज़ाम लगाए कि ये तो ऐसे ही बना रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, और ये ऐसे ही सबको बहलाए हैं। और तमाम उर्दू के लोगों ने, हिंदी आपका वो ड्रामा मुकम्मल है तकरीबन, ये मुकम्मल हो गया और ये प्रिंट भी हो गया। इस किताब को दरअसल चूँकि तशना आलमी की जैसी शख्सियत थी, हम ये चाहते थे कि इसका इजरा तो हम जितने कहीं करा दें, लेकिन हम ये चाहते थे कि कम से कम एक सूबे का गवर्नर तो करे। लालजी टंडन जी से मेरी एक ड्रामे में मुलाकात हुई थी, ये कोरोना से पहले यानी कि फरवरी में जी। तो हमने उनको अपने हाथ से ये किताब दी थी कि हमने कई गवर्नरों को दी है। टंडन जी रहे नहीं, बस लालजी ये टंडन जी, उन्होंने वादा किया हम करेंगे इसका विमोचन। कितने पेजेस हैं आपकी किताब में? करीब 80 पेजेस हैं। तशना आलमी एक अजूबा। जी हाँ। बहरहाल वो तो बचे नहीं, उन्होंने वादा किया था टंडन जी ने, लालजी टंडन जी ने, कि हम करेंगे।
उन्होंने किताब अपने हाथ से हमको दी उन्होंने। बहरहाल जब आप हालात अलीगढ़ से आप बॉम्बे की तरफ गए और बॉम्बे में आप इल्मी दुनिया के आदमी थे, फिल्मी दुनिया तक गए, वहाँ रसाई हासिल की। फिर आप कैसे ड्रामे तक आए? पहले ड्रामा या पहले फिल्म? क्या है ज़िंदगी की, जो आपकी ज़िंदगी शब रोज़ कहाँ गुजरे? बॉम्बे में कब तक आपने क्या काम किया, किन फिल्मों में, या कहाँ आपने क्या किरदार अदा किया, कुछ बताएंगे? ये बचपन की बात है कि स्कूल में शायद सन 1972 की बात, 71-72 की, तो स्कूल में ड्रामे में हमको रखा गया था। अब ये नहीं मालूम था कि यही करियर बन जाएगा। बहरहाल तो 8 साल बचपन 72 के बाद 80 में हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, AMU में। जी। फिर वो आग वहाँ लग गई, जो चिंगारी यहाँ थी बचपन में वो आग हो गई वहाँ। तो वहाँ के जो तराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो खान इश्तियाक साहब ने बनाई थी। अच्छा। जिसकी धुन तराने की अलीगढ़ में जी। उन्होंने ही बनाई थी, अलीगढ़ के तराने की। तो उनकी एक फिल्म बन रही थी तराना डॉक्यूमेंट्री, उसमें हमको पहली बार कैमरे के सामने। अब वो आग और बढ़ गई। वहाँ से जब निकले तो हमने बॉम्बे डायरेक्ट नहीं गए। अच्छा। हम दिल्ली हमने अपना ठिकाना बनाया। ठीक है। वहाँ क्या आपकी दिल्ली मसरूफियत में रही? कोई थिएटर करते रहे और जॉब करते रहे, कुछ अरसे वहाँ रहे, उसके बाद फिर लखनऊ आ गए, फिर बम्बई चले गए, फिर लखनऊ आ गए, कभी दिल्ली, वो कहीं कुछ सेटल हुआ नहीं। फिर फिल्म हमको अलीगढ़ के फौरन बाद मिल गई थी, हम दिल्ली में थे। 1985-86 में हम जनवरी में शूटिंग कर रहे थे। कौन सी फिल्म थी? फिल्म थी फौलादी टक्कर। फौलादी टक्कर। कौन सा डायरेक्टर? वो JB पटेल थे, अच्छा। गुजराती डायरेक्टर। वो फिल्म आई? वो फिल्म आई। अच्छा। फिल्म लेट हो गई थी, आई फिल्म। आपका उसमें कोई किरदार है? उसमें हाँ सेकंड लीड मैंने किया था बड़े पर्दे पर। तो बहरहाल फिर वहाँ से फिर वो सीरियल के दौर शुरू हो गया। तो फिर कभी मुजफ्फर अली और कभी रहीम साहब और तमाम डायरेक्टर तो याद भी नहीं है। तो सीरियल में कोई सीरियल आपका आ सका मंजर आम पे जिसमें आपने कुछ किरदार अदा किया हो? कई सीरियल। अच्छा। जैसे? एक सोनी चैनल का सीरियल था, झूठी कली। अच्छा। उसका नाम बाद में दूसरे चैनल पे चली गई थी। उनका एक सीरियल था मुजफ्फर अली साहब का, जी जी, हुस्न जाना। मुजफ्फर अली साहब जिन्होंने उमराव जान जी ने बनाई थी, उनका था हुस्न जाना। उसके बाद में एक सीरियल था उसमें दिनेश शंभू, रजा मुराद। एक सीरियल था उनका आपके फरोख सिद्दीकी, जिन्होंने फिल्म सल्तनत बनाई जी। आधा गांव मशहूर है। राही मासूम रजा की जी किताब जो आधा गांव है, उस पर वो सीरियल था, नेशनल का सीरियल। अच्छा। उसमें भी आपने किरदार? उसमें भी मैंने किया था और उसमें भी बड़ी कास्ट थी। बहरहाल ये होता रहा भी जिंदगी तमाम। कोई ऐसा काम जो आपको खुद भी जिससे आप मुतमईन रहे हो, वो पसंद हुआ आपको? मुजफ्फर अली साहब की एक फिल्म थी मंगला। जी। मंगला। तो उसमें साइलेंट कॉमेडी, बिल्कुल बिना डायलॉग, बिना किसी उसके, वो हमने की थी, जिसको शायद कोई बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। अच्छा। वो अटल जी ने बनवाई थी उसको, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुजफ्फर अली साहब से बनवाई थी। उसी पीरियड की है जब वो प्रधानमंत्री थे। उस फिल्म में की खूबी थी कि हीरो तो हम ही थे। अच्छा। लेकिन वो हीरो गूंगा था। अच्छा। और नॉर्मल था। और उसके बाद कोई लाइन बोलने के लिए नहीं थी, क्योंकि बहुत रईस दिखाया, कुछ इस तरह की कहानी थी। और वो शायद आज भी हर महीने में एक बार मेट्रो पे जरूर दिखाई जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है। वाकई वो इसलिए याद है तो महिला वर्ष शुरू हुआ था उस साल। जी। और महिला वर्ष की वजह से वो महिला बेस कहानी थी मंगला। वो जो है ये कहीं ऊपर वाले की मर्जी थी, वो हिट हो गई। तो हर साल हर महीने तकरीबन मेट्रो पे। जी। बॉम्बे से फिर आप लखनऊ चले आए और लखनऊ में भी आपने वो अपना काम जारी रखा है। काम क्या? शौक, आपका ज़ौक जो रगों में होता है? बिल्कुल नहीं, शौक की हद तो ये थी कि मतलब जब हम पढ़ते थे अलीगढ़ में तो वो था कि एक शौक है, लेकिन फिर वो प्रोफेशन बन गया धीरे धीरे। हाँ, वो प्रोफेशन भी आपका चलता हुआ लखनऊ आने के बाद? लखनऊ में भी चला। यहाँ आपने कौन से ड्रामे वगैरह किए? बहुत से ड्रामे को याद भी नहीं थे। नहीं, जो एक दो याद हो।
अभी हमने लेटेस्ट अभी अवध के राम किया था। अच्छा अच्छा। फरवरी में लास्ट अवध के राम हमने किया था। जी जी जी। तो उसमें राम का किरदार किरदार किया था, और बल्कि वो आपके मीर जाफर अब्दुल्ला जी, आपके नवाब जो है मौजूदा नवाब उन्हीं की टीम ने किया था उसको। तो उन्होंने हमको बुलाया था राम के किरदार के लिए। जी जी। बहरहाल वो किरदार पसंद किया गया वो जी हाँ, उसकी पूरी फाइल है मेरे पास। और ये चलता रहा इस तरह के बहुत से काम। तशना आलमी भी किरदार बहुत अहम है, आपने बहुत अहम मौजू चुना है, तो खुदा करे कि ये मंजर आम पे आ जाए। इस सिलसिले में कितनी कामयाबी आपको मिली, कब तक ये स्टेज प्ले होने की उम्मीद? अभी ये तो देखिए, अभी तक तो कोरोना ही चल रहा है, 1 साल होने वाला है। तो हमारी सोसाइटी अपनी है, हमने सोचा ही था कि उससे करेंगे, क्योंकि सोसाइटी आपकी है वाइड एंगल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो हमने ये सोचा ही था कि ये ड्रामा ही कर देंगे, कम से कम तशना आलमी का ये जो है जी हाँ आम लोगों तक पहुँचे, नजर आम पर आ जाए। आपके खानवादे में एक नाम बड़ा अहम है लिटरेरी वर्क के हिसाब से, शऊर बरेलवी साहब, तो गालिबन आपके नाना जी। तो इनके मुताल्लिक़ तो कुछ बताइए, क्या इनसे भी कुछ आपको प्रेरणा मिली कुछ काम करने के लिए, कुछ हौसला मिला, या सिर्फ इनको आपने देखा या उन्होंने आपके अंदर कुछ ऐसा महसूस किया कि ये लड़का कुछ आगे बनेगा? हमको अच्छी तरह याद है कि हम सभी बच्चे उनको छेड़ा करते थे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उनका एक ये रकाबगंज गौस नगर जो है वहाँ पे एक कमरे का मकान था, किराए पे रहा। मैं तो बहुत बात की चीज़ हूँ, लेकिन मैंने अपनी किताब जो सन 2011 में आई, लखनऊ कुछ माजी कुछ हाल, उसमें उनका जिक्र किया है अपनी बिसात पर। तो बहरहाल वो जो थे, इनकम ऐसी थी नहीं, जिनके सारे रिश्तेदार बाहर चले गए थे पार्टीशन के वक्त जी जी। और बरेली के वो क्योंकि रहने वाले थे, अच्छा। और वो सब प्रॉपर्टी अपनी दे चुके थे। नानी बीमार थी, वो लखनऊ रुक गए इलाज के सिलसिले में। बहरहाल उनके हालात अच्छे नहीं थे, एक कमरे के मकान में रहा करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि दरवाजे के पास एक टेबल रहती थी, वो कुछ लिखा करते थे, और उस किताब का नाम रोहिल्ला पठान था। हम बहुत छोटे थे, तो नाना को हम छेड़ा करते थे कि नाना मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। तो वो हंसते थे, देखिए नाक नहीं खोज पाते हैं और शायर है। तो वो ये कहते थे, ये देखिए शायर, देखिए नाक इनकी निकल रही है और ये शायर। लेकिन वो महसूस करते थे कि लड़का कुछ बनेगा इसके अंदर, जरा नहीं वो कहते थे। फिराक साहब वो आया करते थे अपने कुमार साहब के पास, कुमार बाराबंकी घर में आया करते थे, अच्छी तरह याद है। और उनको बड़ा भाई कहा करते थे। जी जी। शऊर साहब तो जहाँ तक मुझे इल्म है नया दौर से भी वाबस्ता रहे। जी हाँ। और मुझसे 2 अदीब लखनऊ के बड़े कलमकार बड़ी शख्सियात हैं, यानी वो लोग हैं तो मुनकसिबुल मिजाज, लेकिन पूरी दुनिया में उनका शोहरा है, मोहतरम अहमद इब्राहिम मदवी साहब और प्रोफेसर शारिफ बदौलवी साहब। जी जी। तो दोनों राइटर बड़े हैं, दोनों एतबार की मंजिल में हैं। अहमद इब्राहिम मदवी साहब जब मैं किताब लिख रहा था और उनकी किताब में 7 किस्तों में मजमून छपा मेरा लखनऊ कुछ माजी कुछ हाल, तो उन्होंने कहा आपने इसमें शऊर साहब का जिक्र नहीं किया। जी। हमने कहा शऊर साहब का नाम तो मैंने सुन रखा, लेकिन वो हमारे शऊर से पहले की चीज़ है, बहुत सीनियर, उम्रों का तफावत बहुत है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये मौलवीगंज में अपने अहबाब में जब बैठते थे तो बताया करते थे, कोई नाविल था उसका जिक्र करते थे कि वो मैंने लिखा है लेकिन वो छप नहीं सका, तो उनका जिक्र होना चाहिए। लेकिन जब प्रोफेसर शारिफ बदौलवी साहब से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा आपने शऊर साहब का जिक्र नहीं किया, वो तो एक ज़माने में अदीबों शायरों का आप ही के तरह नाटका बंद किए हुए थे। जब मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ वो ख़तरनाक किस्म के मुरासले लिखते थे, लेटर टू लेटर जो होता है अखबार में ख़ास कालम होता है, वो उसको बहुत ज़ौक़ से और बहुत तहकीक से लिखा करते थे। अब तो वो कालम ही सुना है अखबारों में, चूँकि ना उतने पढ़ने वाले हैं ना लिखने वाले हैं। तो शऊर साहब का मैंने उसी हवाले से जिक्र किया। तो इतने मोतबर लोग उनसे मुतासिर थे। आपके घर में, आपके ख़ानदान में उनके आपके अलावा कोई लिखने पढ़ने की लाइन में नहीं आया? नहीं। कितने बेटे थे शऊर साहब के? शऊर साहब के 2 बेटे थे, 2 हयात हैं? दोनों हयात है लेकिन बीमार हैं। बीमार, अल्लाह को। 2 खालाएं थी हमारी, उनका इंतकाल हो चुका है। और कुछ अपने तजुर्बे बताइए ज़िंदगी के जो हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्प हो। क्या आप करना चाहते हो, क्या किया आपने?
करना क्या चाहते हैं, कभी कभी तो ये होता है कि आप सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। हम चाहते थे कि तशना साहब का एक बाकायदा कोई प्रोग्राम हो, इसी का नाम कुदरत है, और वो किताब हो गई, जबकि हमने किताब का सोचा भी नहीं था। ये भी तो तजुर्बा हो गया, किताब आपने लिखी, और अब ये भी है कि जो कुछ आप लिखते हैं उसे किताबी शक्ल में आना चाहिए। और भी मज़ामीन वगैरह लिखे हैं आपने कभी? कभी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, मैं अलीगढ़ के ज़माने से लिखी मैंने। इस ड्रामे की तो पूरी स्क्रिप्ट आपने खुद लिख दी ना? हाँ, तो अलीगढ़ से ही ये मतलब हमने कई ड्रामे अलीगढ़ में लिखे जब पढ़ा करते थे। अलीगढ़ में आपके साथ कौन लोग थे? बाजवा से भी कोई ताल्लुक था आपका? नहीं, नसरुद्दीन शाह के भतीजे थे सलीम शाह, वो और एक परवेज आलम थे। तो इंडस्ट्री में बहुत से लोग, अब शाहरुख दिल्ली में थे जब हम लोग अलीगढ़ से, हम 85 से अलीगढ़ गए, दिल्ली गए हैं, तो शाहरुख थे दिल्ली में जी, शाहरुख खान थे। और जब बॉम्बे आप गए तो किन लोगों का साथ हुआ? इत्तेफाक से उस वक्त एक बार तो शाहरुख का ही इत्तेफाक रहा हमारा, उसके बाद में संजय दत्त वगैरह, नसरुद्दीन शाह, संजय दत्त से तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि नसरुद्दीन शाह वगैरह से कहीं सामना हुआ बस। हाँ, उनसे सामना हमने तो तमाम लोगों से होता है। जी, लेकिन जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक रहा या ये कि कुछ किरदार करने का मौका मिला, वो यही लोग हैं। उसमें उस लाइन में जो है आपके फिल्म लाइन की दुनिया में, उसमें बहुत से शोबे हैं। अब जैसे मॉडलिंग भी हम कर चुके, जी, तमाम एड फिल्में भी कर चुके, तमाम जो भी काम मिल गया वो कर लिया। हाँ, किसी काम को छोड़ा नहीं आप? छोड़ा नहीं, वो इसलिए कि जाहिर उससे सरवाइव कर रहे थे। बड़ी बात है कि मुतज़ाद सलाहियतें आपके अंदर। नहीं भाई, वो तो सब अल्लाह की मर्ज़ी गॉड है। गिफ्टेड भी होता है बहुत कुछ। हमने दिल्ली में बहुत काम किया। जी, दिल्ली में हमने अब क्या क्या आप करना चाहते हैं? असराउल मजाज के ऊपर आप अक्सर लिखा पढ़ा करते हैं, मैं देखता हूँ खबरें भी आपकी। तो मजाज आपके मजाज पे हम ड्रामा लिख चुके हैं अलीगढ़ में पढ़ने की वजह से या वाकई? नहीं, अलीगढ़ पढ़ने की वजह से तो खैर वो तो है, ये तराने की वजह से भी मजाज का नाम आ ही जाता है। लेकिन वो मजाज की शायरी और वो मजाज से वो जाहिर मुतासिर तो आम आदमी हो जाता है सुनने के बाद। लेकिन मजाज के ऊपर जब ड्रामा लिखने के लिए हमसे कहा गया कि हमारी MU ओल्ड बॉय एसोसिएशन है लखनऊ में, तो उनका फंक्शन होता है यहाँ, उनकी मजाज की कब्र भी है शायदगंज में, तो हमसे कहा गया, तो तब हमने उस पर लिखा था। आपने तो तराना पढ़ा भी है? तराने टीम में भी यहाँ पर है। जी, हमने कोई प्रोग्राम था सर सैयद पे गंगा प्रसाद में, तो उसमें आपने और वो जो प्रिंसिपल हैं वहाँ की गालिबन तबस्सुम किदवाई, उस टीम में हम। जी, क्या वो पेश किया था, क्या था वो तराना है वहाँ का, अलीगढ़ का MU का, जो मजाज ने लिखा था। हाँ, बहुत नजरे अलीगढ़ एक नज्म है, आप लोगों ने पेश किया, उसको बहुत ही गौर से सुना गया। वो हर साल हम लोग करते हैं उसको। आपकी तंजीम है वाइड एंगल, इसके ज़रिए एहतमाम क्या प्रोग्राम आपने किए और क्या करना चाहते हैं? इससे कई प्रोग्राम किए हैं, और चाहते यही थे हम कि मतलब ये हमारे अदब की दुनिया में कुछ अपना चलता रहे, कुछ मुशायरे होते रहे, कभी ड्रामा होता रहे। लेकिन अब से सब तरम भरम हो गया इधर कोरोना से। ये सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बादल छट जाएंगे, कुछ भी यकसा नहीं रहता, और अगर रहेगा ऐसे ही तो फिर इंसान आदी हो जाएगा ऐसा। तो जिंदगी बहरहाल राह निकाल देती है। शेर व शायरी से भी कुछ आपको शगफ है? जी हाँ, थोड़ा बहुत करते, लेकिन इतना नहीं है कुछ। जब मूड होता जो लिखते, कुछ नज़में वगैरह लिखी हैं आपने? जी हाँ, नज़में तो रचना साहब भी कहते भाई ये शायर हैं, अंदर से शायर हैं। तशना आलमी के अलावा कुछ आपको लखनऊ में कुछ ऐसे लोग मिले जिनसे आप मुतासिर हुए हों, अदीबों शायरों में? आप तो हर तरह के लोगों से मिलते हैं, सियासी तमाम लोग हैं उसमें। हमको आपकी शायरी से हमको बहुत पसंद है, और अक्सर आपको सुनने का शर्त नाचीज़ को हासिल होता है। उसमें संजय मिश्रा शौक हैं, उनको हम पसंद करते हैं। संजय वाकई बेखुद साहब हैं, बेखुद बहुत अच्छे शायर हैं। और ये लोग हैं शारिक लहरपुरी साहब हैं। जी, उस्ताद शायर हैं। तो ये लोग हैं, अब अच्छे लोग हैं, बोलने में भी मज़ा आता है, बात करने में भी मज़ा आता है। नस्ल की दुनिया में कौन लोग आपको पसंद है? जो नाविल अफसाना ये सब लिखते हैं लखनऊ में? तमाम लोग हैं। प्रोफेसर शारिफ साहब से भी आप करीब रहे हैं? हाँ, प्रोफेसर शारिफ साहब हैं, उनसे भी रहता है। दरअसल अहमद इब्राहिम अलवी साहब का लाइफ स्टाइल कुछ आपको मुतासिर करता है?
बेशक बहुत ही नेक आदमी है, शायद ही उन्होंने कभी नमाज हमने बचपन से देख रहे हैं जी क्योंकि वो इसी हमारे मोहल्ले में आके नमाज पढ़ा करते थे। और अल्लाह उन्हें सेहत दे, और उन्हीं की वजह से हम नाना को याद रखते हैं। जी और शारिफ, प्रोफेसर शारिफ साहब को देखते तो नाना तब भी हमें याद आते हैं क्योंकि उनका हेयर स्टाइल और उनका हेयर स्टाइल एक ही था। हाँ, तो ये दोनों शख्सियत इस एतबार से भी अहम है कि इनको देख के अपने नाना आपको याद आते हैं। बहुत उम्दा, बहुत क्योंकि अच्छी। वो जिक्र करते हैं उनका। जी जी, कुछ नई नस्ल को आप पैगाम देना चाहेंगे? आज का जो माहौल है, आज की नस्ल जल्दी में बहुत है। जल्दी में है, लेकिन जल्दी के लिए भी कोई काम कर ले अगर वो, जी हाँ। तो कोई ऐसा पैगाम दीजिए। जैसे नाविल के ज़माने में लोगों ने नाविल को फरामोश करके अफसाना इसलिए पसंद किया कि अफसाना एक नशिश में ख़त्म आता है, नाविल के लिए कम से कम एक रात चाहिए या कई रात चाहिए जैसा पढ़ने वाला हो। तो अफसाने राह निकाल ली, फिर अफसाने से भी लोग उगता है तो मिनी अफसाना आ गया। इसी तरह शायरी का भी हुआ कि नज़्म लोग कहने में टाइम लगता है तो वो गज़ल में आ गए, और गज़ल का एक शेर नज़्म का कभी कभी काम तमाम कर देता है, तो एक मौजू का पेट भर देता है। तो कुछ ऐसा पैगाम दीजिए कि ये व्हाट्सअप और इंटरनेट और ये सोशल मीडिया के दौर में भी आपका पैगाम काम करे और नौजवान नस्ल कहे कि इस राह से हम काम कर सकते हैं। देखिए, हमारी तो बहुत साल पुराना हो गया, बहुत साल से ये काम चल रहा है इससे, और कभी हमने मतलब बहुत जल्दी में ये नहीं रहे कि जल्दी से ये हो जाए, बल्कि आपका ये है कि अच्छा काम हो, काम अच्छा हो। हद है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि साहिर लुधियानवी, उनके यहाँ साहिर साहब की पूरी बाकायदा जी, और वहाँ मैं कभी लुधियाना गया नहीं और ना ही कभी किसी से कोई ऐसा ताल्लुक रहा। उनके साहिर लुधियानवी सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास जी कि बोले ड्रामा जो है आप वो मजाज के बाद की बात है कि भाई आप जो है उन पर भी कुछ हम लोग को ड्रामा लिख कर दीजिए आप। जी जी। तो उनसे बात होती रहती है कभी। तो नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? फिर अपना सवाल रिपीट करता हूँ। बस पेशेंस जो है ना, थोड़ा पेशेंस अगर हो तो सब कुछ हो जाता है, मेरी जहाँ तक। जैसे नौजवान नस्ल का कारनामा ये है, पुराने लोग अहम हैं, उनकी कदर करना चाहिए। हमारी नस्ल का कारनामा ये है कि वो मोबाइल जो बिल्कुल जिसको लोग हम समझते थे वक्त का ज़िया, उस मोबाइल को उन्होंने लॉकडाउन के ज़माने में कारामद बना दिया। हर है कि सोशल मीडिया जो है ये मोबाइल के लिए है। जो लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान आज आपके रूबरू है, जो आपका इंटरव्यू कर रहे हैं फैज़ान खान साहब, यहाँ इनका कैमरा है, इनका चैनल है, तो ये इनको लॉकडाउन ने सिखा दिया कि आप इस मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस हिसाब से तो हमारी नई नस्ल आगे जा रही है कि वो जहाँ हमारे तुम्हारे अहद के बुढ़ों को कुछ नहीं आता, हमारे अहद के बच्चे वो ज्ञान रखते हैं, तो हमारे अहद के बच्चों को ये ज्ञान तो काम आ गया। ये काम तो अहमद इब्राहिम अजवी, शब्बीर साहब ने और दीगर लोगों ने नहीं किया, न रिजवान फारूकी ने किया। ये काम हमारी नौजवान नस्ल के फैज़ान ने किया, फैज़ान खान जो है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको पूरी रद्द न किया जाए, बल्कि इनके लिए पैगाम दीजिए कि और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। नहीं, नौजवान आज की नस्ल में टैलेंट तो बहुत है, उसका इस्तेमाल बेहतर हो। हाँ, बस बेहतर हो, टैलेंट की कमी नहीं है जी, टैलेंट में कोई ऐसा मसला नहीं है। टैलेंट में जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो इस चीज़ को लेके जाएगा ही आगे, ऐसा है नहीं। पहले फिल्में पहले भी बन रही थी, ड्रामे पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्वालिटी में जो है। नाजरीन, हमारे आज मेहमान खुसूसी शब्बीर हसन नदी सागर साहब का ये पैगाम है कि टैलेंट तो बहुत है नौजवानों में, लेकिन उसकी समत और रफ्तार को सही करने की ज़रूरत है, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और हम हर राह से कारआमद और मुफीद काम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम तय कर लें कि हमें क्या करना है। बहुत ज़रा तेज़ दौड़ने से कहीं बेहतर है कि हम सोच समझ के संभल के चलें और कुछ ऐसा पेश करें जो पायदार हो और जिसको आज भी जो मुफीद हो और आने वाले वक्तों में भी कारआमद हो और मुफीद हो। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।